जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डार्क हॉर्स। आज है 20 जनवरी 2023 और आज हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ खास आर्टिकल आया नहीं था, तो मैं प्रीवियस ईयर जो पॉलिटी में पूछा गया है क्वेश्चन यूपीएससी में 2022 का, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो होप आपको अच्छा लगेगा और बड़ा हेल्पिंग आपको लगेगा। आप चैप्टर बाई चैप्टर में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्वेश्चन भी दिखा दूंगा इसके बाद। क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ये है सेट ए का 2022 का प्री का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 13 है सेट ए का, जो पॉलिटी का क्वेश्चन है। पहला पॉलिटी का क्वेश्चन यही है और ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है और क्वेश्चन आप देख लें एक बारी अच्छे से, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट चैप्टर। उसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारा क्लियर रहेगा। ये जो 3 पॉइंट है ना, बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये है व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हर और हिज एसेंट। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाई बोथ द हाउसेज द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। तो ऑप्शन ये रहा। और अब चलते हैं टॉपिक पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद ब खुद आपका सॉल्व हो जाएगा। ये रहा दोस्तों अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा चैप्टर का मैंने जिस्ट निकाल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 में आता है और पार्ट 20 कवर करता है इसको, पार्ट 20 के अंदर आता है। और अमेंडमेंट जानने से पहले एक चीज़ आप जान लें कि अकॉर्डिंग टू केशव नंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसमें क्या पावर दिया गया था। उसमें पावर दिया गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट विदाउट टचिंग और विदाउट हार्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के उसमें कोई भी पार्ट या फंडामेंटल राइट को वो अमेंड कर सकता था। वो केशव नंदा भारती केस 1973 के द्वारा आया गया था। ये बहुत बड़ा जजमेंट था, 15 बेंच का जजमेंट था। तो ये आप उसको याद रख सकते हैं। अमेंडमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे तो अमेंडमेंट है, शंकरी प्रसाद है सबसे पहला जो 1951 में आया था, उसके बाद गोलकनाथ केस 1967 में आया था, फिर केशव नंदा भारती केस है, फिर मिर्वा मिल है, वमन राव है। 4-5 अमेंडमेंट है, तो वो आप पढ़ लेंगे। अमेंडमेंट जब चैप्टर बेसिक स्ट्रक्चर जब चैप्टर करेंगे तो उसमें हम कवर कर लेंगे। अब ये हम आते हैं अमेंडमेंट चैप्टर में। तो अमेंडमेंट का सबसे पहला जो रूल है वो सेंट्रल का पावर है कि अमेंड कर सकें कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सेंट्रल का ही पावर। ओनली इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई भी रोल नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का। ऐसा नहीं कि कोई फंडामेंटल राइट है तो उसको अमेंड करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास कर दिए, ऐसा नहीं है। स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। अमेंडमेंट कहाँ होगा तो पार्लियामेंट में होगा, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है। और जो बिल जो पेश करते हैं हम पार्लियामेंट में, वो कोई भी पेश कर सकता है, कोई भी, मतलब कॉमन मेंबर, जो प्राइवेट मेंबर भी है, जो मिनिस्टर है, वो दोनों पेश कर सकता है। तो जो बिल पेश कर सकता है वो दोनों, और विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को बिना खबर किए बिल को पेश किया जा सकता है, क्योंकि स्पीकर वहाँ रहते ही है। तो जो इंट्रोड्यूस करेगा बिल वो प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं और मिनिस्टर भी कर सकते हैं। और अगर बिल दोनों सहमति से पास नहीं हो पाया, दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसका कोई भी प्रोविज़न नहीं है, जॉइंट प्रोविज़न कुछ भी नहीं है। ये आप याद रखें दोस्तों। और कोई भी, जैसे राज्यसभा से, लोकसभा से बिल पास होकर गया प्रेसिडेंट के पास, अब प्रेसिडेंट को बिल में हस्ताक्षर करना ही करना, उसको विथहोल्ड करके नहीं रख सकता है। प्रेसिडेंट विथहोल्ड करके नहीं रख सकता है कोई भी बिल को, उसको एसेंट देना है, रिटर्न भी नहीं कर सकता है। तो ये रहा, प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट। और नेक्स्ट देखते हैं फेडरल प्रोविजन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें फेडरल प्रोविजन का भी थोड़ा पार्ट है। क्योंकि फेडरल प्रोविजन में आता है, फेडरल प्रोविजन में आप देख लें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, डुअल गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और 2-3 है जो फेडरल प्रोविजन के अंदर आता है। तो सेंट्रल, अगर फेडरल प्रोविजन को अगर करना चाहिए अमेंड, तो सेंट्रल का स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स मोर देन 50% और 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सिटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये होना चाहिए। तो सेंटर से स्पेशल मेजोरिटी में पास होगा और स्टेट से सिंपल मेजोरिटी में पास होगा। जब भी फेडरल प्रोविजन की बात आएगी तो, जब भी फेडरल प्रोविजन की बात आएगी तो ये आप याद रखें कि सेंट्रल के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, और उसके बाद, पास होने के बाद फिर जाएगा स्टेट के पास, और सिंपल मेजोरिटी में स्टेट पास करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें कि स्टेट के पास जब जाएगा तो उसके पास कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि 30 दिन के अंदर देना है उसको साइन करके, या 60 दिन के अंदर देना, या 90 दिन के अंदर देना, ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये यूपीएससी का स्टेटमेंट भी था 2022 के प्री में। अब बेसिक सा जो टर्म है, सिंपल मेजोरिटी में कौन क्या क्या हम कर सकते हैं अमेंडमेंट, स्पेशल मेजोरिटी में और स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें स्पेशल मेजोरिटी में, जो मोर देन 50% है, दैट इज 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें फंडामेंटल राइट हम कर सकते हैं अमेंड, और डीपीएस भी कर सकते हैं, जो कि ये दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा होगा, स्पेशल मेजोरिटी। अब आते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और स्टेट से सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ये थर्ड वाला। तो इसमें आ जाएगा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट,
और एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एंड पावर ऑफ द स्टेट, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसी के अंदर आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट के ऊपर है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी विद द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द स्टेट दोनों में पास होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर, जो फेडरल प्रोविजन में मैंने बता दिया है, सेपरेशन ऑफ पावर। 7 शेड्यूल इसी के अंदर आएगा, सिंपल स्पेशल मेजोरिटी विद सिंपल मेजोरिटी ऑफ द स्टेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इसी में आ जाएगा इन द पार्लियामेंट। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 368 है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, प्लस सिंपल मेजोरिटी विद द स्टेट। अब आते हैं सिंपल मेजोरिटी में। सिंपल मेजोरिटी में सर आप सिंपल सी चीज़ें याद रखें कि ये दोनों में नहीं है तो वो सिंपल मेजोरिटी में आएगा। और सिंपल मेजोरिटी में फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट है, अगर कोई भी स्टेट बनाना है, उसका बाउंड्री अल्टर करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, वो सिंपल मेजोरिटी में आएगा। और 7 शेड्यूल, 5 शेड्यूल जो एसटी से रिलेटेड है, एससी से रिलेटेड है, और 6 शेड्यूल एसटी से रिलेटेड है, और 2nd शेड्यूल जो अलावेंस से रिलेटेड है, तो ये सिंपल मेजोरिटी में जाएगा। उसके बाद सिटीजनशिप भी सिंपल मेजोरिटी में जाएगा, बाउंड्री है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बहुत सारा इसमें आ जाता है। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट भी है, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट वो भी सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यूनियन टेरिटरी है, कोरम ऑफ द पार्लियामेंट है, तो ये सब जाएगा। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, एवोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट है, ये सब जाएगा सिंपल मेजोरिटी में। बस आपको यही चीज़ याद रखना है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, आपने समझ लिया। ये आप आराम से वीडियो को देखें, 2-3 बार आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। तो पहला जो स्टेटमेंट है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रिक्वायर रिकमेंडेशन, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर और प्राइवेट मिनिस्टर दोनों कर सकता है, प्राइवेट मेंबर दोनों कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको बताया था। यही क्वेश्चन भी है जो पहला स्टेटमेंट है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया मीन्स ये गलत हो गया, ये गलत हो गया मीन्स एक ही स्टेटमेंट को आप गलत करने से आपका आंसर निकल आता है। ये सिंपल क्वेश्चन है पॉलिटी का, ये गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हर एसेंट। हाँ, तो बिल्कुल ऑब्लिगेटरी है, ये तो मैंने पढ़ाया ही अभी आपको। तीसरा जो स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट passed by both the houses of the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision of joint sitting। ये तो मैंने बताया कि कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सीटिंग का। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, ये आप देखें इसको। और क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही गलत ना हो हमारे एग्जामिनेशन में। एक और क्वेश्चन देख ले दोस्तों, जो 2021 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एजेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। तो मैंने अभी आपको बताया था जब ये अमेंडमेंट चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, ये मैं आपको बता रहा था कि फेडरल जो प्रोविजन है, यहाँ पे आप देखें फेडरल प्रोविजन है वो कौन कौन सा है। तो मैंने 4 लिखा था, 4 इंपॉर्टेंट है, इसे 5-6 है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हो गया फेडरल प्रोविजन, डुअल गवर्नमेंट हो गया फेडरल प्रोविजन, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसी में देखें आपका क्वेश्चन ये डील हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इंडियन पॉलिटी इज एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। पहला ही स्टेटमेंट है सर कि द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफगार्डेड। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी तो है ही। दूसरे में क्या है, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ये है ही नहीं। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल बॉडी, है ही नहीं। द फंडामेंटल राइट हैज इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ये थोड़ी है यार फेडरल कैरेक्टर। तो ये हो गया, ये आप देख लें। डुअल गवर्नमेंट हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हो गया, ये हो गया फेडरल इन कैरेक्टर। तो ये भी डील हो गया सर आपका। 86 नंबर क्वेश्चन है जो 2021 का पॉलिटिकल क्वेश्चन है।